एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु एक बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता था। उसका काम था टोकरी बनाना। वह दिन रात बांस की लकड़ी से टोकरी बनाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। उसके बनाए हुए टोकरी बेहद सुंदर और मजबूत होते थे और लोग उन्हें खरीदने के लिए आते थे। रघु का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा और उसे नाम मिलेगा, लेकिन उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह रोज अपने घर में सादा जीवन जीता था और बहुत परिश्रम करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह रघु के काम से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रघु से पूछा, तुम्हारे काम में इतनी खूबसूरती और सादगी कैसे आती है? तुम्हारी टोकरी कितनी मजबूत होती है, जबकि तुम्हारा काम इतना साधारण है। इसका राज हमें भी बताओ रघु, ताकि हम भी अपने काम में खूबसूरती ला सकें। रघु मुस्कुराया और बोला, मेरे काम में कोई खासियत नहीं है। मैं बस बांस को अच्छे से काटता हूँ, उसे सही तरीके से जोड़ता हूँ और मेहनत से काम करता हूँ। हर टोकरी में एक तरह का प्यार और समर्पण होता है। यही उसकी असली ताकत होती है। इसलिए मेरे हर काम में खूबसूरती होती है। व्यापारी ने फिर कहा, तुम्हारे काम में क्या कोई ऐसा राज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? क्योंकि तुम्हारी टोकरी सबसे अलग होती है और बहुत मजबूत भी। रघु ने उत्तर दिया, हर टोकरी मैं केवल बांस और रस्सी से नहीं बनाता, बल्कि हर एक टोकरी में मेरे दिल की मेहनत और मेरा पूरा ध्यान होता है। जब मैं कोई टोकरी बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना हाथ नहीं चला रहा होता, बल्कि उसमें मेरे सपने, मेरी उम्मीदें और मेरे पूरे दिल की मेहनत भी शामिल होती है। यही कारण है कि मेरी टोकरी मजबूत और खूबसूरत होती है। व्यापारी को रघु की बात समझ में आ गई। वह जान गया कि असली सफलता और गुणवत्ता सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि किसी काम में आत्मा और दिल लगाने से आती है। उस व्यापारी ने रघु से कहा, तुम्हारे काम में जो प्यार और समर्पण है, वह बहुत ही कीमती है। यह सीखने का समय है कि असली सफलता कभी भी दिखावे से नहीं आती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दिल से। बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकंहारा रहता था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना घर चलाता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। श्यामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। श्यामू सेठ माधव चंद्र के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसके बदले में सेठ माधव चंद्र श्यामू को पैसे देता था, जिससे श्यामू और उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता था। लता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को समय पर स्कूल पहुँचा देना। जी, स्कूल तो मैं समय से छोड़ आऊंगी, लेकिन गोलू और रिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर्स स्कूल की फीस मांग रही हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चलता है। अब उतनी सी पगार में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूं, आप सेठ माधव चंद्र जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में राशन लेने निकलो तो राशन के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों के स्कूल का खर्चा, घर के राशन का खर्चा। अब इतनी कम पगार में कैसे गुजारा होगी? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा और पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्यामू काम पर निकल जाता है और तभी उसके साथ वाले मिल जाते हैं और सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, आज भी ये सेठ माधवचंद्र कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। हाँ रामू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये सेठ माधवचंद्र एक नंबर का चालाक और लालची किस्म का आदमी है। एक तो 2 गुना काम कराता है और ऊपर से पगार भी कम देता है। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करानी है। आपस में बात करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ माधव चंद्र के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी पगार दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुमको देने के लिए पैसा नहीं है। अब भी माल बिका नहीं है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम सबकी पगार मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। घर का भी राशन लाना है, बच्चों का फीस भी देना है। आप पगार नहीं देंगे तो हम कहाँ से करेंगे?
अरे मैंने बोला ना, अभी पैसा नहीं है। 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम सबको पैसे दे दूंगा। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ इस बार, कितना पगार सेठ जी ने दिया है आपको? लता, अभी पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन रुक जाओ, फिर पैसा मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों के स्कूल का फीस जमा करनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाए तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। बताइए मैं क्या करूं? चिंता न करो लता, अब सेठ जी कभी समय पर पैसा देते ही नहीं है। अब इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, फिर जाकर सेठ सबको पैसा देता है। अरे रामू, ये लो अपनी इस बार की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2,000 है। मैंने तो इस महीने 3,000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तुमने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 3,000 रुपया मिलेंगे, और मैंने तो पूरे घंटे काम किया। देख रामू, मुझे जाता हिसाब किताब नहीं समझा। अगर ये पैसा चाहिए तो रख, नहीं तो दूसरे जगह काम ढूंढ लें। बेचारे रामू के पास उप पैसों के रखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। रामू चुपचाप वो पैसा रख लेता है। श्यामू, ये लो तुम्हारे इस महीने के 2,500 रुपए। पर सेठ जी 2,500 क्यों? मेरा तो पूरा 3,000 हुआ, और मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस बार बाजार में लकड़ियों का भाव बहुत सस्ता है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगा, जब तक लकड़ियों का भाव नहीं बढ़ जाता। पर सेठ जी, बात तो पूरे 3,000 की हुई थी ना। इस बार पूरे पैसे दे दीजिए। बच्चों का स्कूल की फीस भी जमा करनी है और घर का राशन भी लाना है। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। इस पैसों को रखना है तो रख, नहीं तो कहीं और तू भी काम ढूंढ ले। बेचारा श्यामू के भी पास उन पैसों को रखने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। फिर सभी पैसे लेकर अपने घर को निकल जाते हैं। जी आ गए आप, कितनी पगार मिली? लता, इस बार भी सेठ जी ने 2,500 रुपये ही दिए। बस 2,500 है, इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपये निकल जाएगा, फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ लता, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले स्कूल जाकर बच्चों की फीस जमा कराओ, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देखोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ सकते हो। और मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और काम कर लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं कहीं और काम करूंगा तो कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। इतना कहकर श्यामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि श्यामू ने कहा था कि वह सेठ माधवचंद्र के यहाँ काम करने के बाद दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है। श्यामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह श्यामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर श्यामू घर वापस जाने लगता है। तभी श्यामू देखता है कि अचानक बहुत सारे जंगली कुत्तों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। ये देखकर श्यामू घबरा जाता है। वह इधर उधर देखता तो उसे एक गुफा दिखती है। वह उस गुफा में जाकर छुप जाता है। जब कुत्तों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब श्यामू की जान में जान आता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो ये जंगली कुत्ते खा ही जाते मुझे। पर ये मैं कहाँ आ गया? श्यामू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक संदूक पर जाता है। श्यामू उस संदूक के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये कैसा संदूक यहाँ पड़ा है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, क्या पता सामान रखने के काम आ जाए। श्यामू जैसे उस संदूक को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। आवाज सुनकर श्यामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक जिन प्रकट होता है और श्यामू से कहता है, कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ कुत्तों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। बस उन्हीं से बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आ गया और फिर मेरी नजर इस संदूक पर गई। माफ करिएगा, और मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं है तो ये संदूक किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। श्यामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर एक बार पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप कौन हैं और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए।
मैं एक जिन हूँ और ये मेरी पूर्वजों की गुफा है और मैं कई साल से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ और इस गुफा में केवल वही इंसान आ सकता है जिसका मन एकदम साफ हो और तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस संदूक को छू पाए। अब तुमने इस संदूक को छुआ है तो अब ये संदूक तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये संदूक नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था कि ये संदूक यहाँ कैसी पड़ी हुई है। डरो नहीं श्यामू, ये कोई साधारण संदूक नहीं है। ये संदूक खजानों से भरा पड़ा है जो तुम्हारे काम आएगा। श्यामू संदूक को घर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी लता को दिखाता है। लता, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक संदूक जो देखने में कितनी पुरानी है। पहले ये बताइए, आप दूसरे काम के तलाश में गए थे ना, तो क्या कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे लता, मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये कोई ऐसी वैसी संदूक नहीं है, बल्कि ये एक खजाना से भरी हुई संदूक है। श्यामू लता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहना है कि इस संदूक में खजाना है जो हमारे मुसीबत में काम आ सकता है। हाँ लता, यकीन नहीं होता तो संदूक खोलकर देख सकती हो। लता संदूक को खोलकर देखती है तो संदूक के अंदर सच में खजाना होता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।